अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास बेटे। ओपन योर फिज़िक्स बुक चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 हमने कंप्लीट कर लिया था। मैं आप लोगों को चैप्टर 7 की एक्सरसाइज बेटे करवा रही थी। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए थे। बी क्वेश्चन आपका जो था शॉर्ट आंसर क्वेश्चन वो मैं आप लोगों को करवा रही थी, जिसके हमने फर्स्ट 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। 7.8 तक मैंने आप लोगों को करवा दिए थे। आज हम 7.9 बेटे स्टार्ट करेंगे। तो लेट स्टार्ट, हम शुरू करते हैं। पार्ट बी का 7.9 मैं आप लोगों को भी करवा रही हूँ। 7.9 क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ मेंट बाय सेंसिटिविटी ऑफ ए थर्मामीटर। थर्मामीटर की सेंसिटिविटी किससे कहा जाता है, सेंसिटिविटी ऑफ थर्मामीटर से क्या मुराद है। तो बेटे हमने ये पढ़ा भी था, अपनी बुक के पीछे आए तो यहाँ पे आपको पेज नंबर 155 पे आपको एक हेडिंग नज़र आएगी सेंसिटिविटी। तो आपने यहाँ से इसका आंसर लिखना शुरू करना है, यहाँ तक इसकी डेफिनेशन, और डेफिनेशन के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी एग्जाम्पल है। आपने इसकी डेफिनेशन भी लिखनी है इसके आंसर में और इसकी एग्जाम्पल भी लिखनी है। कौन सा क्वेश्चन है मैं आपको बता रही हूँ 7.9 व्हाट इज़ मेंट बाय सेंसिटिविटी ऑफ ए थर्मामीटर। तो आप यहाँ से लिखोगे सेंसिटिविटी ऑफ ए थर्मामीटर रेफर टू द एबिलिटी टू डिटेक्ट स्मॉल चेंजेस इन द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आगे आप लोग लिख देना फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसकी एग्जाम्पल राइट करोगे। क्लियर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7.10 What do you mean by the linearity of a thermometer? थर्मामीटर की जो लीनियरिटी है उससे क्या मतलब, मीनिंग क्या है उसका, वो क्या है। तो अगर हम इसी टॉपिक पे आगे चलते हैं, पेज नंबर 156 पे बेटे आप लोग आएँ, यहाँ पे हेडिंग आपको नज़र आएगी लीनियरिटी। ठीक है, तो आपने यहाँ से लेकर दिस रेफर्स टू, या ठीक है, इधर से लेकर यहाँ तक टेम्परेचर तक इसका आंसर आपने यहाँ पे लिखना है। ये हमने डिटेल से पढ़ा था कि इसका लीनियरिटी का मतलब क्या होता है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है टेम्परेचर और स्केल रीडिंग के दरमियान में। ठीक है, तो यही आप इसका आंसर यहाँ पे राइट करोगे। नेक्स्ट आपका आता है 7.11 व्हाट मेक द स्केल रीडिंग ऑफ ए थर्मामीटर एक्यूरेट। वो कौन सी चीज़ है जिससे थर्मामीटर की रीडिंग जो है वो क्या आती है, एक्यूरेट आती है। तो बेटे थर्मामीटर की रीडिंग जो एक्यूरेट आती है वो कब आती है, जब उसकी लीनियरिटी क्या हो, हाई हो, यानी कि जो टेम्परेचर चेंजेस आते हैं वो क्या हों, वो इक्वल और इवनली स्पेस्ड हो। इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो, अ गुड लीनियर थर्मामीटर शुड मेजर इक्वल इंक्रीमेंट ऑन द स्केल कॉरिस्पॉन्डिंग टू इक्वल चेंज इन द टेम्परेचर। या आप सिंपल ये भी लिख सकते हो, द स्केल रीडिंग ऑफ ए थर्मामीटर इज एक्यूरेट व्हेन इट हैज़ हाई लीनियरिटी। जब उसकी लीनियरिटी जो है बहुत हाई होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, इट्स मीन इक्वल टेम्परेचर चेंजेस, ठीक है, कॉरिस्पॉन्ड टू इक्वल एंड इवनली स्पेस्ड इंक्रीमेंट्स ऑन द स्केल। यही आंसर इसका भी है जो हमने पिछले क्वेश्चन का भी आंसर लिखा है। जितना थर्मामीटर की लीनियरिटी ज़्यादा होती है उतनी ही वो रीडिंग आपको क्या देता है, एक्यूरेट देता है। ठीक है, 7.12 पे आप लोग आते हैं, व्हाट डज डिटरमिन द, ये तो हमने कर लिया ना। व्हाट डज डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। हीट फ्लो जो है, जो हीट का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, जो हीट का फ्लो है उसको आप लोग किस तरह डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सिंपल बताओगे कि जो डायरेक्शन है हीट फ्लो की बेटे, उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय फाइंडिंग द डिफरेंस इन टेम्परेचर। जो टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा उसको नोट करते हुए, कोई भी दो बॉडीज़ हैं, सपोज एक ए है एक बी है, ए और बी के जो टेम्परेचर के दरमियान में डिफरेंस होगा, जब वो डिफरेंस हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हीट का जो फ्लो है उसकी डायरेक्शन आपके पास आ जाएगी। तो आप कैसे लिखोगे, द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो बेटे डिटरमिन बाय द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन टू बॉडीज़। ठीक है, ये इसका आंसर है। और आप जस्ट इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, हीट फ्लो फ्रॉम द बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लो टेम्परेचर। हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करती है और उस वक्त तक मूवमेंट होती रहती है जबकि टेम्परेचर दोनों बॉडीज़ का इक्वल नहीं हो जाता। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.13, डिस्टिंग्विश बिटवीन हीट एंड इंटरनल एनर्जी। हीट और इंटरनल एनर्जी में क्या डिफरेंस है ये आपने बताना है। दोनों की डेफिनेशन पहले तो सिंपल हम बता देते हैं, वो डिफरेंस ये है। हीट क्या है? हीट एनर्जी ट्रांसफर है बिटवीन टू बॉडीज़, दो बॉडीज़ के दरमियान में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो ट्रांसफ़र होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हीट कहते हैं। और इंटरनल एनर्जी क्या होती है? किसी भी बॉडी की टोटल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जब सम अप किया जाए, उनको ऐड किया जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी कहते हैं। ये आपकी बुक में यहाँ पे बेटे इसकी डेफिनेशन दोनों की दी हुई है, इंटरनल एनर्जी की भी दी हुई है और हीट की भी दी हुई है। ये देखें, ये आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है हीट की, ठीक है, और ये आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है। तो ये आपने हीट की डेफिनेशन लिख देनी है, ये आपने इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन लिखनी है। बुक का पेज नंबर है 151। क्लियर हो गया कि इसके आंसर में आप लोग क्या राइट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं 7.14, क्वेश्चन नंबर 14 है पार्ट बी का। When you touch a cold surface, does cold travel from the surface of your hand or does energy travel from your hand to cold surface? आपसे सिंपल क्वेश्चन किया गया है कि जब आप किसी भी कोल्ड सरफेस को, यानी किसी ऐसी सरफेस को, किसी ऐसी चीज़ को टच करते हो जो कोल्ड हो, ठंडी हो, तो क्या वो कोल्ड जो है वो वहाँ से ट्रैवल करके आपके हाथ तक पहुँचेगा? क्या एनर्जी जो है आपके हैंड से ट्रैवल करके कोल्ड पे पहुंचेगी या कोल्ड से ट्रैवल करके आपकी हैंड पे पहुंचेगी? ये चीज़ आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। तो बेटे सिंपल बात है, जब आप कोल्ड सरफेस को टच करोगे तो हीट, यानी कि हीट क्या है? एनर्जी की फॉर्म है। एनर्जी ट्रैवल करेगी हमारे हाथ से कोल्ड सरफेस पे, ठीक है। दूसरी तरह नहीं, ये नहीं करेगी कि कोल्ड से हमारे हाथ पे नहीं आएगी, ठंडी सरफेस से हमारे हाथ पे हीट नहीं आएगी, बल्कि हमारे हाथ से हीट जो है वो कोल्ड सरफेस की तरफ ट्रैवल करेगी। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना कि डज कोल्ड ट्रैवल फ्रॉम द सरफेस ऑफ योर हैंड? नो, बल्कि क्या होगा कि एनर्जी ट्रैवल फ्रॉम आवर हैंड टू कोल्ड सरफेस, हमारे हाथ से जो टेम्परेचर है, जो एनर्जी है, जो हीट है, वो ट्रैवल करेगी, हाथ से ट्रैवल करेगी टुवर्ड कोल्ड सरफेस। क्लियर? क्यों? इसका वजह क्या है, इसका रीज़न क्या है बेटे? आपको मैंने ही बताया था कि हमारे हाथ का टेम्परेचर क्या है? ज़्यादा है। कोल्ड सरफेस का टेम्परेचर क्या है? कम है। हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि हीट जो है वो ट्रैवल करती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। क्योंकि हमारे हाथ का टेम्परेचर ज़्यादा था, कोल्ड सरफेस का टेम्परेचर कम था, तो वहाँ से हीट जो है हाथ से ट्रैवल हुई है और कहाँ गई है? कोल्ड सरफेस की तरफ गई है। इज दैट क्लियर? तो आप लोग क्या लिख लोगे कि व्हेन यू टच अ कोल्ड सरफेस, जब आप कोल्ड सरफेस पर टच करते हैं तो एनर्जी जो है आपके हाथ से ट्रैवल करेगी टुवर्ड कोल्ड सरफेस। और ये क्यों होगा ये भी आपने बताना है। दिस हैपन बिकॉज आवर हैंड हैज़ हाई टेम्परेचर, हमारा हाथ जो है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और एंड हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टुवर्ड लो टेम्परेचर, ठीक है। और जो हीट है वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ बेटे मूव करती है। ये आपने इसके आंसर में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं 7.15, कैन यू फील योर फीवर बाय टचिंग योर ओन फोरहेड? एक्सप्लेन। क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को टेम्परेचर होता है, आप लोगों को फीवर होता है, ठीक है, तो क्या आप अपने ही हाथ से अपने फोरहेड पे, यानी कि अपने माथे पे अगर आप हाथ रखो तो आप क्या खुद अपना टेम्परेचर मेजर कर सकते हो? तो इसका आंसर क्या है? नो। हम अपना ही हाथ अपने ही फोरहेड पे रख के टेम्परेचर गेस नहीं कर सकते, टेम्परेचर का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हमें टेम्परेचर है कि नहीं है, ठीक है। इसका आंसर क्या है? नो, वी कैन नॉट फील आवर फीवर बाय टचिंग आवर ओन फोरहेड। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि हमारा हाथ और हमारा जो फोरहेड है उसका टेम्परेचर क्या होगा? सिमिलर होगा। ये तो नहीं होता ना कि टेम्परेचर हो तो मैं कहूँ कि मेरा जो फेस है वो गर्म है, मेरे हाथ जो हैं वो ठंडे, ऐसे नहीं होता। आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इक्वल होता है। जैसे आपके हाथों का टेम्परेचर है वैसे ही आपके फोरहेड का टेम्परेचर होगा, दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। इसलिए आप जो हैं वो अपना हाथ अपने फोरहेड पे रख के बेटे टेम्परेचर को मेजर नहीं कर सकते। टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के लिए, मेजर करने के लिए आपको थर्मामीटर जो है उसको यूज़ करना पड़ेगा, और थर्मामीटर जो है वो आपके टच का सेंस है उसको यूज़ करते हुए जो है
टेम्परेचर आपकी बॉडी का जो है वो फाइंड आउट कर लेता है। तो इसका आंसर क्या होगा? नो। आप अपने हाथ से अपने फोरहेड को देखते हुए टेम्परेचर चेक नहीं कर सकते, बिकॉज आपका हाथ और आपका फोरहेड जो है उसके टेम्परेचर दोनों के सेम होते हैं। क्लियर? पार्ट बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन थे, इसके टोटल 15 क्वेश्चन थे। मैंने आपको सारे के सारे बेटे कंप्लीट करवा दिए। आपने सारे के सारे एज इट इज़ जो है अपनी अपनी नोटबुक्स पे उतार लेने, और अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आपने मेरे से पूछना है। नेक्स्ट हम आते हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी की तरफ आते हैं। पार्ट सी आप क्या क्या है? कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। ये आपके क्वेश्चन है बेसिकली जस्ट लाइक साइंटिफिक रीज़न होते हैं। आपको जो भी क्वेश्चन दिया आपने उसका रीज़न बताना होता है कि वाई। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट बेटे। पेज नंबर 159 पे पार्ट सी आपको दिया गया है, वो मैं आपको करवा रही हूँ। 7.1 इज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर एप्लीकेबल टू द प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर, डिस्क्राइब ब्रीफली। काइनेटिक थ्योरी है जो मैटर की, हमने स्टार्ट में पढ़ी थी, क्या वो प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर पे भी एप्लीकेबल है? आपने इसको डिस्क्राइब करना है। मैंने आपको बताया था कि मैटर एग्जिस्ट इन 4 स्टेट। कौन कौन से थे? सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा हुआ है कि क्या जो मॉलिक्यूलर थ्योरी है पार्टिकल की वो प्लाज्मा स्टेट के ऊपर भी एप्लीकेबल है कि नहीं है? तो आपने ये बताना है बेटे। इसका आंसर है यस। जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है मैटर की वो प्लाज्मा स्टेट के ऊपर भी एप्लीकेबल है। किसके ऊपर? प्लाज्मा स्टेट के ऊपर भी एप्लीकेबल है। प्लाज्मा में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स और आयंस यानी कि जो प्लाज्मा स्टेट के पार्टिकल्स हैं वो उनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, वो हमेशा मोशन में होते हैं। उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है। जैसे जैसे उनको हम हीटअप करते हैं ना, जैसे जैसे उनको एनर्जी मिलती है तो उनकी काइनेटिक क्या होती है? इंक्रीज होती है। बिल्कुल वही फिनोमेना है जो सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में होता है। इसका मतलब है अगर सॉलिड, लिक्विड, गैस में हम ये थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं तो हम प्लाज्मा में भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? तो आप लोग क्या लिखोगे? यस, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर इज एप्लीकेबल टू द प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर बिकॉज द ऑन हीटिंग द मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स ऑफ प्लाज्मा इज ऑलवेज मूव vigorously। ठीक है, या दे शो हायर मोशन जस्ट लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्लियर? नेक्स्ट हम आते हैं 7.2 की तरफ। वाई इज मर्करी यूजली प्रेफर टू अल्कोहल एज थर्मामीट्रिक, जो है थर्मामीट्रिक लिक्विड। थर्मामीटर के अंदर हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हमने जब थर्मामीटर पढ़ा था तो मैंने आपको डिटेल से बताया था कि थर्मामीटर के अंदर हम लोग लिक्विड यूज़ कर रहे हैं। कौन से लिक्विड यूज़ कर रहे हैं? बहुत सारे लिक्विड यूज़ होते हैं, लेकिन जो जनरली यूज़ होता है वो कौन सा होता है? मर्करी होता है। तो इन्होंने आपसे पूछा हुआ है कि मर्करी को जो है यूजुअली ज़्यादा प्रेफर किया जाता है ना एज अल्कोहल। वाई? इसका रीज़न क्या है? मर्करी ज़्यादा बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल। इसके कुछ रीज़न है। पहला रीज़न क्या है? मर्करी ओपेक है और इजीली विजिबल है। क्यों? क्योंकि उसका कलर जो है वो सिल्वर होता है, तो इजीली आप लोगों को वो नज़र आ जाती है और आप लोग टेम्परेचर जो है वो नोट कर लेते हो। अल्कोहल जो है वो कलर नहीं है ना, तो इसलिए उसको पहले कलर करना पड़ेगा, फिर वो विजिबल होगी। बेटे यहाँ पे आपकी बुक में अगर आओ तो यहाँ पे आपको ये डिफरेंस दिया हुआ था कि अल्कोहल में और मर्करी में क्या डिफरेंस है। हम जो है वो अल्कोहल को क्यों यूज़ नहीं करते? ये देखो इसका ये आंसर लिखा हुआ है पेज नंबर 152 पे आओ। Mercury is opaque and can seen easily due to its silvery color. Alcohol is also a choice for the thermometric liquid, but it must be colored to make it visible. वो ट्रांसपेरेंट होता है तो उसको यूज़ करने के लिए पहले अल्कोहल को कलर देना पड़ता है, देन उसको थर्मामीटर में यूज़ किया जाता है ताकि वो ईजिली विजिबल हो। तो ये मर्करी से लेकर यहाँ तक आपने इसका आंसर लिखना है इस क्वेश्चन का। ये इसका रीज़न है कि क्यों हम मर्करी यूज़ करते हैं। मर्करी ज़्यादा स्टेबल है। दूसरा क्या है कि ये इसका कलर सिल्वर है जिसकी वजह से ईजिली हमें इसको नज़र आ जाती है और हम टेम्परेचर जो है वो नोट कर लेते हैं। क्लियर आ गया? अब हम आते हैं 7.3 की तरफ। 7.3 की तरफ आओ। वाई इज़ वाटर नॉट सूटेबल फॉर यूज़ इन थर्मामीटर विदाउट कैलकुलेशन गैस? What is equivalent temperature to 373 Kelvin on Celsius and Fahrenheit scale? आप लोगों से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वाटर जो है बेटे वो सूटेबल क्यों नहीं है? वाटर सूटेबल क्यों नहीं है टू यूज़ इन थर्मामीटर? वाटर को हम थर्मामीटर में यूज़ क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, इसका रीज़न आपने बताना है।
सिंपल रीज़न है, वाटर को हम थर्मामीटर में इसलिए यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज इट बॉयल्स एट 373 केल्विन, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉयल हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग जो है ना वो इसको थर्मामीटर में यूज़ नहीं कर सकते। क्लियर। दूसरा आपसे क्या पूछा हुआ था, आपसे पूछा था कि जो 373 केल्विन है वो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होता है। तो बेटे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो 373 केल्विन है वो इक्वल है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के। 373 किसके इक्वल है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के, ठीक है, और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है, ठीक है। मैंने आप लोगों को चैप्टर स्टार्ट होने से पहले बेटे एक टेबल भी करवाया था, अगर आपको याद हो, ठीक है, उसमें ही मैंने आपको सारी इंटर कन्वर्जन बताई हुई है। हम इंटर कन्वर्ट करके भी जो है इनका इजीली टेम्परेचर निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कहा हुआ था कि विदाउट कैलकुलेशन आपने इनके आंसर बताने हैं। तो ये आप ओरली लर्न कर लो कि 373 केल्विन 100 डिग्री के इक्वल होता है। 373 किसके इक्वल होता है, 100 के इक्वल, और 373 केल्विन जो है वो 212 फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। क्लियर हो गया, ये आपने याद रखना है, आपकी बुक में भी ये दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे टेम्परेचर बने हुए थे ना, यहाँ पे ये देखो 373 किसके इक्वल है, 100 के, और 100 किसके इक्वल है, 212 के, ठीक है। देख लिया बेटे, आपकी बुक में ये दिया गया, यहीं से आपने इसको याद करना। नेक्स्ट हम आते हैं 7.4 की तरफ। मेंशन 2 वेज इन विच द डिज़ाइन ऑफ ए लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर मे बी एल्टर टू इंक्रीज इट्स सेंसिटिविटी। आपने कोई से 2 ऐसे वेज बताने हैं जिसकी वजह से लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर को जो है वो डिज़ाइन किया जाए कि उसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ किया जा सके। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था बेटे, जब हमने सेंसिटिविटी पढ़ी थी तब भी हमने बताया था कि हम उसकी सेंसिटिविटी को किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज़ करने के बहुत सारे रीज़न हैं। आपसे कितने क्वेश्चन में पूछे गए हैं, 2 रीज़न पूछे गए हैं। तो आप सिंपल बता दोगे कि इसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग 2 मेन वेज जो हैं वो यूज़ करेंगे। पहला वे क्या है, नैरोअर कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब जो स्टार्ट में कैपिलरी ट्यूब होती है उसको आपने क्या रखना है, बहुत नैरो, बहुत फाइन, उसका डायमीटर बहुत कम रखना है। अगर आपकी कैपिलरी ट्यूब जो है वो नैरो होगी तो मर्करी थ्रेड जो है वो तेज़ी से जो है वो मूव करेगा, और अगर टेम्परेचर में स्मॉल चेंज भी आता है तो वो उसको जल्दी से नोट कर लेगा, ठीक है। नंबर 2 क्या है कि दूसरी चीज़ क्या करेंगे हम लोग जो थर्मामीटर को यूज़ करने में, कि हम लोगों ने अल्कोहल यूज़ करना है इंस्टेड ऑफ मर्करी। तो आप लोगों ने अल्कोहल यूज़ करना है इंस्टेड ऑफ मर्करी बिकॉज अल्कोहल एक्सपैंड मोर देन मर्करी, ठीक है। अल्कोहल जो है वो जल्दी एक्सपैंड होता है एज़ कम्पेयर टू मर्करी, इन्हांसिंग सेंसिटिविटी एंड इट कैन बी कलर्ड फॉर विजिबिलिटी, ठीक है। ये 2 इसके जो हैं मेन रीज़न है कि हम लोग किस तरह से इसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, इधर आए पेज नंबर 156 पे। अ लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर हैज़ ए नैरो एंड यूनिफॉर्म कैपिलरी ट्यूब हैविंग ए स्मॉल बल्ब फिल्ड विद मर्करी और अल्कोहल एट इट्स लोअर एंड, ठीक है। यहाँ पे भी सारा यही बताया हुआ है, लेकिन आपने इसके आंसर में क्या बताना है, आपने सिर्फ ये बताना है कि हम लोग वो रीजंस बताने हैं, आपने कोई से 2 वेज बताने हैं। क्या बताने हैं, 2 वेज बताने हैं जिससे हम लोग लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर की सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैंने आपको 2 रीज़न कौन कौन से बताए हैं, पॉइंट्स बताए हैं, आपने इसी तरह पॉइंट्स बेटे लिख लेना है। पहला पॉइंट क्या लिखना है, क्या मैंने बताया है, नैरो कैपिलरी ट्यूब। आपकी जो कैपिलरी ट्यूब है वो क्या होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नैरो होनी चाहिए। अगर आपकी कैपिलरी ट्यूब नैरो होगी तो आप का जो थर्मामीटर है वो स्मॉल टेम्परेचर भी डिटेक्ट कर लेगा और जिससे उसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको क्या वे बताया, हमने क्या पढ़ा कि यूज़ अल्कोहल इंस्टेड ऑफ मर्करी। मर्करी के बजाय अल्कोहल को यूज़ करना है। क्यों, रीज़न क्या है, क्योंकि अल्कोहल जो है वो जल्दी एक्सपेंड करता है एज़ कम्पेयर टू मर्करी। तो बेटे आप लोग क्या हेडिंग दे लोगे, यूज़ अल्कोहल इंस्टेड ऑफ मर्करी, और उसमें आपने क्या लिख लेना है, अल्कोहल एक्सपेंड मोर देन मर्करी, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं 7.5 की तरफ। 7.5 की तरफ आओ आप लोग। 1 liter of water is heated by a stove and its temperature rises by 2 degree. 2
2 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, इफ 2 लीटर ऑफ वाटर इज हीटेड ऑन द सेम स्टोव फॉर सेम टाइम व्हाट विल बी देन राइज इन टेम्परेचर। उन्होंने कहा है कि 1 लीटर वाटर आपने स्टोव पे रखा और उसका हीट अप किया, ठीक है, उसका टेम्परेचर राइज हो गया बाय 2 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपने वाटर अब बढ़ा दिया, उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज कर दिया, 1 लीटर से कितना हो गया, 2 लीटर हो गया, वाटर को दोबारा हीट किया उसी स्टोव पे जिस पे पहले किया था, अब आपने बताना है, और फॉर द सेम टाइम भी सेम है, तो टेम्परेचर के अंदर जो राइज आएगा वो कितना आएगा वो आपने बताना है, ठीक है। मतलब इसका सिंपल रीज़न है कि अगर आप लोग वाटर का वॉल्यूम डबल कर दोगे ना, तो टेम्परेचर जो राइज है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, आप लोग क्या बताओगे कि 1 लीटर ऑफ टेम्परेचर इज हीटेड बाय द स्टोव एंड इस टेम्परेचर इज राइजेस बाय 2 डिग्री। अगर इफ़ यू इंक्रीज द वॉल्यूम, अगर हमने वॉल्यूम डबल कर दिया, पहले वॉल्यूम कितना था 1 लीटर, अब वॉल्यूम कितना कर दिया है 2 लीटर कर दिया है, ठीक है। उसी स्टोव में उतने ही टाइम पे हमने हीट कर दिया, वाटर डबल हो गया ना बेटे, तो जो टेम्परेचर राइज होगा वो कितना हो जाएगा, वो हाफ हो जाएगा। पहले टेम्परेचर राइज कितना होता है 2 डिग्री, अब कितना हो जाएगा टेम्परेचर राइज, वो कितना हो जाएगा बेटे, आप लोग 2 को 2 पे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, टेम्परेचर राइज विल बी 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। टेम्परेचर राइज क्या होगा, हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका रीज़न क्या है, बिकॉज हीट एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लार्ज मास ऑफ वाटर। ज़्यादा पानी हो गया, हीट जो है वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी थी, तो टेम्परेचर जो है वो हाफ इंक्रीज होगा, ठीक है, 1 डिग्री इंक्रीज होगा। अब 2 नहीं होगा, क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। आप क्या लिख दोगे, तो सो द टेम्परेचर राइज विल बी 1 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट हम आते हैं 7.6 की तरफ। Why are there no negative number on Kelvin scale? Kelvin scale पे नेगेटिव रीडिंग्स क्यों नहीं होती, आपने इसका रीज़न देना है। तो देयर आर नो नेगेटिव नंबर ऑन कैल्विन स्केल। कैल्विन स्केल पे नेगेटिव रीडिंग नहीं होती, क्यों, रीज़न क्या है, बिकॉज इट स्टार्ट एन एब्सोल्यूट ज़ीरो। क्योंकि जो कैल्विन स्केल है वो स्टार्ट ही एब्सोल्यूट स्केल से होता है, ठीक है। तो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर कब है, जब मॉलिक्यूलर मोशन जो है वो स्टॉप हो जाती है, ठीक है। कैल्विन स्केल कहाँ से स्टार्ट होता है, वो शुरू ही ज़ीरो से होता है, एब्सोल्यूट ज़ीरो से स्टार्ट होता है, इसलिए उसमें नेगेटिव नंबर नहीं होते। नेक्स्ट हम आते हैं 7.7 की तरफ। कमेंट ऑन द स्टेटमेंट अ थर्मामीटर मेजर इट्स ओन टेम्परेचर। क्या थर्मामीटर अपना टेम्परेचर खुद का मेजर कर सकता है? आपने इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है, इसको एक्सप्लेन करना है, समझाना है, ठीक है। तो बेटे टेक्निकली तो ये बात करेक्ट है, थर्मामीटर जो है वो उसकी जो आपका थर्मामीटर सपोज कहीं भी पड़ा हुआ है थर्मामीटर, ठीक है ना। आप जब थर्मामीटर को देखोगे तो आपको उसके अंदर उसका अपना टेम्परेचर नज़र आएगा, और वो टेम्परेचर जो है ना मतलब अगर आपका फ्रिज में थर्मामीटर पड़ा है तो वो वाला टेम्परेचर आपको नज़र आएगा, अगर रूम में पड़ा हुआ है तो रूम टेम्परेचर आपको नज़र आएगा, यानी कि वो टेम्परेचर तो थर्मामीटर का फिर अपना ही टेम्परेचर हो जाएगा ना। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, थर्मामीटर मेजर्ड इट्स ओन टेम्परेचर इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। टेक्निकली ये क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि थर्मामीटर रीचेस थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। जिस ऑब्जेक्ट में, जिस जगह पे थर्मामीटर रखा जाता है, थर्मामीटर का स्केल जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच जाता है, और अपनी इन्वायरमेंट या ऑब्जेक्ट जिसके साथ उसका कांटेक्ट होता है ना, उसके साथ अपने टेम्परेचर को क्या कर लेता है, स्टेबल कर लेता है। दोनों का टेम्परेचर जो है वो इक्विलिब्रियम में चला जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर आपने उसको फ्रिज में रखा हुआ है तो ओ टेम्परेचर है, अगर आप रूम टेम्परेचर पे रखोगे तो उसका टेम्परेचर और होगा। इज दैट क्लियर? तो आप क्या लिख दोगे कि द स्टेटमेंट थर्मामीटर मेजर्स इट्स ओन टेम्परेचर इज टेक्निकली correct because the thermometer reaches thermal equilibrium with the object or environment it is in contact with, ठीक है। और थर्मामीटर की रीडिंग जो आपको नज़र आती है जब आप थर्मामीटर को देखते हैं, तो बेसिकली वो उसकी अपना ही टेम्परेचर होता है, उसकी अपनी रीडिंग होती है, उसका अपना टेम्परेचर होता है, ठीक है। और वो उस ऑब्जेक्ट के साथ मैच कर रहा होता है जिधर थर्मामीटर जो है वो प्लेस होता है, और वहाँ पे दोनों का टेम्परेचर जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है,
क्लियर हो गया बेटे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नया हमारा 7.8। देयर आर वेरियस ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ कॉटन, वुड, प्लास्टिक, मेटल ETC इन अ विंटर नाइट। कंपेयर देयर टेम्परेचर विद द एयर टेम्परेचर बाय टचिंग दैम विद योर हैंड। बेटे डिफरेंट टेम्परेचर आपको उन्होंने बताया कि डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, कॉटन है, वुड है, प्लास्टिक है, मेटल है। इन विंटर नाइट आपने इन टेम्परेचर्स का कंपैरिजन करना है विद द एयर टेम्परेचर, यानी कि जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है उसके साथ, बाय टचिंग दैम विद योर हैंड। उन चीज़ों को टच करना है और देखना है कि उनका टेम्परेचर आपका जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है ड्यूरिंग विंटर उसके साथ कितना कंपेयर करता है, कितना मैच करता है। ठीक है, ये आपने बताना है, यानी कि कंपैरिजन करना है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर का और इन चीज़ों का ड्यूरिंग विंटर। तो इसका मतलब क्या होगा कि जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं सबका टेम्परेचर जो है एयर में क्या होगा, सेम होगा। कॉटन, वुड और प्लास्टिक, इन तीनों चीज़ों का टेम्परेचर जो है इन्वायरमेंट का टेम्परेचर के साथ जब आप कंपेयर करोगे तो क्या होगा बेटे, सेम होगा। लेकिन जो मेटल है, मेटल जो फोर्थ वन आपको दिया है, मेटल का टेम्परेचर जो है बेटे वो क्या होता है, कोल्डर होता है। मेटल जो है वो ज़्यादा ठंडा आपको फील होगा, ज़्यादा कोल्डर फील होगा एज कंपेयर टू बेटे कॉटन, वुड और प्लास्टिक की निस्बत। बिकॉज यहाँ पे क्या है कि हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है आपके हाथ से टूवर्ड मतलब उसमें मेटल में एज कंपेयर टू वुड एंड प्लास्टिक। ठीक है, तो आप लोग क्या लिख दोगे कि कॉटन में, वुड में और प्लास्टिक में, ठीक है, कॉटन, वुड और प्लास्टिक का टेम्परेचर जो है वो सेम होगा एज द टेम्परेचर ऑफ एयर। जो टेम्परेचर आपका एयर का टेम्परेचर होगा, एयर के टेम्परेचर के साथ कॉटन का, वुड का और प्लास्टिक का टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। लेकिन मेटल का टेम्परेचर एयर के टेम्परेचर से डिफरेंट होगा। मेटल का टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा कम होगा। मेटल आपको कोल्ड फील होगा, ठंडा फील होगा एज कंपेयर टू योर एयर जब आप उसको हाथ से टच करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हाथ से जो है आपकी हीट ट्रांसफ़र होगी टूवर्ड मेटल। ठीक है, ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं 7.9। विच इज़ ग्रेटर एन इंक्रीज इन टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 फ़ारेनहाइट। आपने बताना है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा बड़ा है या 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा बड़ा है, ये चीज़ आपने बतानी है। तो बेटे 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो ज़्यादा बड़ा होता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ अ लार्जर टेम्परेचर एज कंपेयर टू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बिकॉज सेल्सियस स्केल डिवाइड द टेम्परेचर रेंज बिटवीन फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। ये 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, जबकि ये क्या है, फ़ारेनहाइट स्केल डिवाइड इनटू 180 पार्ट्स। ठीक है, 180 पार्ट्स। क्लियर हो गया। आपने क्या बता देना है कि 1 डिग्री इज लार्जर टेम्परेचर चेंज एज कंपेयर टू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्यों, बिकॉज द सेल्सियस स्केल डिवाइड द टेम्परेचर इनटू 100 इक्वल पार्ट्स बिटवीन फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग। ये भी आपने मेंशन करना है, बिटवीन फ्रीजिंग एंड लिक्विड। और जो फ़ारेनहाइट है डिवाइड इनटू 180 पार्ट्स। यहाँ पे अगर पीछे हो ना बेटे, ये मेंशन इधर किया गया था आपकी बुक में, यहाँ पे आए, यहाँ पे सारा लिखा हुआ है। ये 100, ये 180 जो मैं आपको बता रही हूँ। तो जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड है वो ज़्यादा बड़ा टेम्परेचर है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन 10 आपका। Why would not you accept all the molecules in a gas to have the same speed? गैस के मालिक्यूल जो हैं, तमाम मालिक्यूल्स की स्पीड सेम नहीं होती। क्यों? सिंपल आंसर है इसका, क्योंकि गैस के मालिक्यूल जो हैं वो हमेशा रैंडम मोशन में रहते हैं। ठीक है, मालिक्यूल जो हैं वो रैंडम मोशन में होंगे। मालिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते रहते हैं। जब वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तो उनकी एनर्जी जो है एक्सचेंज होती है, जिसकी वजह से उनकी जो स्पीड है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, कुछ मालिक्यूल जब स्पीड डिस्टर्ब होती है तो स्पीड एक जैसी तो नहीं रहती ना, कुछ मालिक्यूल फास्टर मूव करेंगे, कुछ स्लो मूव करेंगे। और किसी भी मालिक्यूल्स या पार्टिकल्स की स्पीड जो है वो एक जैसी नहीं होगी। क्या मैंने बता दिया, गैस जो है उनकी स्पीड जो है वो क्या होगी, गैस मालिक्यूल्स की स्पीड जो है वो सेम नहीं होगी। नॉट ऑल मालिक्यूल्स इन द गैस हैव द सेम स्पीड, क्योंकि गैस के मालिक्यूल्स दे आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन।
जब वो रैंडम मोशन में होते हैं तो क्या होता है कि मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। जब वो कोलाइड करेंगे तो व्हेन दे कोलाइड दे एक्सचेंज एनर्जी, और जब एनर्जी एक्सचेंज होती है तो इसकी वजह से स्पीड में डिस्टर्बेंस आती है। स्पीड में डिस्टर्बेंस आएगी तो स्पीड जो है वो इक्वल नहीं होगी, किसी मॉलिक्यूल की ज़्यादा हो जाएगी और किसी मॉलिक्यूल की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डज इट मेक सेंस टू टॉक अबाउट द टेम्परेचर ऑफ ए वैक्यूम। वैक्यूम क्या है, खाली जगह, खला, ठीक है, वैक्यूम। तो वैक्यूम जो है बेटे, वैक्यूम हैज़ नो मैटर, क्योंकि वैक्यूम का तो कोई मैटर ही नहीं है। मैटर क्या है, कोई ऐसी चीज़, ऐसा सब्सटेंस जिसका जो स्पेस रखता हो और उसका कुछ वेट हो। तो इसका मतलब तो हुआ कि वैक्यूम जो है वो मैटर नहीं है, ठीक है। तो वैक्यूम मैटर नहीं है, इसका मतलब है ना तो इसका टेम्परेचर होगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। और ये हमने क्या पढ़ा था, सॉलिड लिक्विड गैसेस की प्रॉपर्टीज़ में हमने टेम्परेचर पढ़ा था। तो हम लोग क्या करेंगे कि वैक्यूम हैज़ नो टेम्परेचर, ठीक है, और ना इसके अंदर मॉलिक्यूल है, ना इसके अंदर एटम है। और जब किसी चीज़ के अंदर किसी चीज़ के एटम और मॉलिक्यूल नहीं होते तो इसका मतलब है उनकी काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होती, और जब काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी तो टेम्परेचर भी नहीं होगा। सिंपल बता दोगे कि वैक्यूम हैज़ नो टेम्परेचर बिकॉज टेम्परेचर इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए पार्टिकल्स। टेम्परेचर जो है वो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी है। वैक्यूम के अंदर कोई पार्टिकल नहीं होता। जब पार्टिकल नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, और जब काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी तो टेम्परेचर ही नहीं होगा। इसका मतलब है वैक्यूम हैज़ नो टेम्परेचर, क्योंकि वैक्यूम के अंदर पार्टिकल्स नहीं होते। नेक्स्ट हम आते हैं 7.12, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट अब हॉट बॉडी डज नॉट कंटेन हीट। जो हॉट बॉडी है उसके अंदर हीट नहीं होती। इस स्टेटमेंट को आपने एक्सप्लेन करना है बेटे। हॉट बॉडी के अंदर हीट नहीं होती, बल्कि हॉट बॉडी कंटेन इंटरनल एनर्जी। हॉट बॉडी के अंदर क्या होती है, इंटरनल एनर्जी होती है, और हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है ड्यू टू टेम्परेचर डिस्टेंस। तो जब एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मूव करती है, नॉट विद इन, यानी कि हीट जो है, ये जो हॉट बट डज नॉट कंटेन हीट, हीट कब होगी, हमने हीट की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, ट्रांसफ़र है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। लेकिन ये तो एक ही बॉडी की बात हो रही है ना, इसका मतलब है कि हॉट बॉडी के अंदर हीट नहीं होगी। हीट के लिए तो आपको दो बॉडीज़ की रिक्वायरमेंट है जिससे एनर्जी ट्रांसफ़र होगी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। लेकिन यहाँ पे एक ही बॉडी की बात हो रही है, तो इसका मतलब है ये क्या होगा, हीट नहीं होगी, बल्कि ये क्या होगी, ये इंटरनल एनर्जी होगी। तो आप लोग क्या कहोगे, अ हॉट बॉडी डज नॉट कंटेन हीट बट अ हॉट बॉडी कंटेन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। क्यों, वाई, बिकॉज हीट ओनली अप्लाइज व्हेन एनर्जी मूव फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। मैंने क्या कहा, हीट को हम कब कहते हैं, जब हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। लेकिन यहाँ पे क्या बात हो रही है, एक ही बॉडी की बात हो रही है। जब एक ही बॉडी होती है और उसकी बात हीट की हो रही होती है, तो वहाँ पे हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, इंटरनल एनर्जी यूज़ करते हैं। तो आप क्या लिखोगे, अ हॉट बॉडी डज नॉट कंटेन हीट, अ हॉट बॉडी कंटेन इंटरनल एनर्जी, बिकॉज इन केस ऑफ हीट, ठीक है, हीट के केस में क्या है कि एनर्जी मूव फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, यानी कि दो बॉडीज होनी चाहिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पार्ट सी का है, डिस्कस वेदर द सन इज मैटर। क्या सन मैटर है कि नहीं है, ये आपने बताना है। तो बेटे सन इज़ अ मैटर, सन मैटर है बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। इसके ये प्लाज्मा से बना, इट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। और प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर एग्जिस्ट इन फोर्थ स्टेट। कौन कौन सा था, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। तो प्लाज्मा मैटर का स्टेट है, और जो सन है वो किसका बना हुआ है, प्लाज्मा का बना हुआ है। इसका मतलब हुआ सन भी जो है वो मैटर है, ठीक है। और प्लाज्मा कब बनता है, जब गैस आयोनाइज होती है। तो जितने भी सन हैं और जो जितने भी स्टार्स हैं, ये सब के सब जो है इनके अंदर आयनाइजेशन होती है गैसेस की, ठीक है। तो इसलिए जो सन है वो क्या है, सन इज आल्सो अ मैटर। क्लियर हो गया। देयरफॉर द सन जो है प्लाज्मा स्टेट में है, इसलिए इसको हम लोग क्या कह लेंगे कि सन जो है वो मैटर का बना हुआ है, ठीक है। यहीं पे बेटे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। हमने पार्ट सी डेट इज़ कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन वो कंप्लीट कर लिए। मैंने आपको तमाम के तमाम क्वेश्चन अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए। अब आप लोगों ने इनके खुद से ही जो है आंसर लिखने हैं समझ के।
अगर कोई समझ नहीं आती तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करो। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। अल्लाह हाफिज़ 9th क्लास। टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।